हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? चमन सिंह, लोकेश कुमार, नीरज भाई, सचिन यादव, आदर्श तिवारी जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। जितने भी भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट करके बता दो भाई जल्दी जल्दी से, आवाज वगैरह ठीक है, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है? चलिए भाई, गुड इवनिंग राजवीर, सैनी भाई जोधपुर से, पीयूष जी, भूपेंद्र भाई, सबको मेरा नमस्कार। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे 2024 62 पेपर पूरे करने हैं। भले ही समय लगेगा लेकिन पूरे पेपर हमें करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पेपर नंबर 14 कर रहे हैं। छोटा सा मैं आपको एक ये बात बता देता हूं, वापस सुन लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के अंदर अभी लेटेस्ट में 62 पेपर हुए थे। उन 62 पेपरों में से पहले 15 पेपर जो है ये एएलपी के हैं। पहले 15 पेपर एएलपी के हैं। दोस्तों, जितने भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूं, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, मेरा भाई पूरा एनसीईआरटी चलता है। चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनसीईआरटी चलता है। लोको पायलट का एग्जाम है, एनसीईआरटी चलता है। टेक्नीशियन का एग्जाम है, एनसीईआरटी चलता है। आरपीएफ है, एनसीईआरटी चलता है। कहने का मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, लेकिन पेपर पूरा 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से आ रहा है। तो पहले 15 पेपर एएलपी के हर पेपर में 20-20-20% आ रहे हैं। ठीक है। जैसे ही हम 16 से अगले 23 पेपर में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के करवाऊंगा। और टेक्नीशियन के हर पेपर में 40-40% होंगे। मतलब जैसे ही हम पेपर नंबर 16 पे जाएंगे, मतलब समझ लेना फिर क्वेश्चनों की संख्या 23 पेपरों में, अगले 23 पेपरों के अंदर हम 40-40 क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लोको पायलट में 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों 15 पेपर हो जाने दो। 15 पेपर के बाद हम जाएंगे टेक्नीशियन के पेपरों पर। टेक्नीशियन के 23 पेपर करवाऊंगा और प्रत्येक पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे और खुलासा हो जाएगा इस एनसीईआरटी का। तो सभी भाइयों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज होगा पेपर नंबर 14। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक खास ऑफर आप सभी भाइयों के लिए, अगर मेरे चैनल पे कोई नया स्टूडेंट है और वो डावरा सर को जानता है, पहचानता है, डावरा सर से विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए आपको ये फीस ज्यादा लग रही होगी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। दोस्तों 899 रुपए के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 899 रुपए के अंदर पता है मैं क्या क्या दे रहा हूं आपको? साइंस का पूरा लाइव होगा। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको एडवांस रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध करा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको दोनों बुक भी प्रोवाइड करा रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 2 किताबें हैं और साथ में 50 नए टेस्ट पेपर, एकदम नए, जो अभी डले हुए ना, उसके अलावा दोस्तों 50 टेस्ट पेपर अभी डले हुए हैं आपके पेपरों में, लेकिन उनके अलावा 50 नए टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज एकदम नए टेस्ट पेपर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ इसी में आपका डिलीवरी चार्ज भी फ्री रहेगा, ऐड है। मतलब इसी 899 रुपए के अंदर आपका डिलीवरी चार्ज भी है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर जाइए। आपका लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज है, आपकी दोनों किताबें हैं, डिलीवरी चार्ज है। भाई मेरे, आपको ये सब कुछ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें चीजें क्या क्या आपके पास में आ रही है। आप इन चीजों को अलग अलग खरीदोगे ना तो 1500 रुपए देके बैठ जाओगे। तो अगर कोई नया बच्चा है तो आप इस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन डावरा क्लासेज के ऊपर। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे नंबरों पे जाके बात कर सकते हैं। दोस्तों आज हम करेंगे
29/11/2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये पेपर लोको पायलट का है। पहला क्वेश्चन लो भाई, पहला क्वेश्चन अर्जुन गोस्वामी जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोलाइडल विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के दूसरे चैप्टर से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 9th के लेसन नंबर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों, कोलाइडी विलयन के बारे में आपने पक्का सुना होगा। कोलाइडी विलयन के अंदर दो चीजें होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनता है कोलाइडी विलयन। प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी विलयन जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले मैं आपको कोलाइडी विलयन के बारे में आपको सही कथन छांटना है। देखिए, पहले मैं आपको एक जितने भी भाई लाइव है एक बार आप इसको चेक करिए और अभी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। जी हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार। जितने भी भाई लाइव है, प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक बार आप मुझे अब कमेंट करके बताओ थोड़ा सा, अगर यहां से कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे बताना। जी हाँ, एक बार जितने भी भाई लाइव आ चुके हैं एक बार वापस से सुन लीजिए। दोस्तों, कोलाइडी विलयन के बारे में हमको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी जो कण होते हैं अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जो कि आप यहां देख सकते हो। दोस्तों, कोलाइडी कणों का जो आकार है इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते। साफ साफ लिखा, देखिए, कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर है? एक ध्यान रखना, ये विषमांगी मिश्रण है। यहां क्या लिखा हुआ है कि कोलाइडी, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। कोलाइडी विलयन एक समांगी मिश्रण है, नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा कोलाइडी विलयन के कण इनसे गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। बोलते हैं, देखो देखो देखो, ये कहते हैं कि ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। दोस्तों, जब मान लीजिए कोलाइडी विलयन है और आप इसमें से लाइट गुजार रहे हो ना, तो ये लाइट का यहां पर रास्ता आपको दिखाई देता है। वापस सुनिए, प्रकाश की किरण जब हम इसमें से गुजारते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रकाश का जो रास्ता है ना, वो यहां पर मार्ग जो है वो दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। कोई चीज अगर नीचे जाके बैठ रही है ना, इसका मतलब है ये स्थायी होते हैं। हाँ, आदित्य जी, सर मैंने रेलवे का रिकॉर्डेड बैच लिया है, उसमें केमिस्ट्री के 2 टॉपिक, एक केमिस्ट्री का लाइफ और दूसरा गोस्वामी जी, अभी हम एनसीईआरटी का बैच पढ़ा रहे हैं और जो टॉपिक एनसीईआरटी में होगा वो ही हम वहां पर अभी पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो हम एक और बैच देंगे आपको, आपको उसमें ऐड करा देंगे। लेकिन अभी जो बैच चल रहा है मेरा एप्लीकेशन पे, वो पूरी तरह से एप्लीकेशन पे 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी का बैच है। अभी मैं वहां पर केवल वो ही चीज पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में दे रखी है। दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कोलाइडी विलयन के जो अवयव है, प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। ये बात आपको पहले भी पता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन के एक अणु में, प्यारे विद्यार्थियों अणु की बात हो रही है, अणु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अणु। अणु कैसे बनता है? प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु परमाणु आपस में मिलकर, परमाणु परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का अणु बनते। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2।
इसको हम ऐसे लिखते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन को देखा होगा परअणु के रूप में ऐसे लिखा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भी ऐसे लिखा जाता है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस को भी ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों फास्फोरस का पता है ना, फास्फोरस का 4 होता है इसके अंदर। सल्फर का पता है ना, सल्फर के अंदर 8 होता है, इसको बहुपरमाणविक बोलते हैं। दोस्तों किसी अणु के अंदर परमाणु कितने हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्लीज ध्यान से सुनो मेरी बात को। हाइड्रोजन के अंदर ये अणु है, अणु 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 के अंदर क्या होते हैं परमाणु। तो इसमें 2 परमाणु, इसमें 2 परमाणु, इसमें 2 परमाणु। जैसे क्लोरीन गैस है, इसमें भी 2 परमाणु होते हैं, क्लोरीन गैस में 2 परमाणु। फास्फोरस में ध्यान रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आगे आपको पेपर में दिखाई दे जाएगा। फास्फोरस के अंदर भी 4 परमाणु है, सल्फर में 8 परमाणु होते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी बात और सुन लो, आपकी जो अक्रिय गैस होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो अक्रिय गैस होती है इनमें एकल परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं। एकल परमाणविक अवस्था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ये एकल परमाणविक अवस्था में पाई जाती है, एकल परमाणविक अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इन्होंने सीधा सीधा एनसीईआरटी कक्षा 9वीं से उठाया है, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए एक बार। निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है। एक समान वृत्तीय गति, प्यारे विद्यार्थियों वृत्तीय गति होनी चाहिए। सीधी सड़क पर गतिमान एक कार ये वृत्तीय गति में नहीं आती है भाई। जैसे सड़क पे कोई कार चल रही है, क्या ये वृत्तीय गति में आती है दोस्तों? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, ये बंदर का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना ये वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। इसके बाद आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंद ये वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों सीधा दिख रहा है इसमें तो घड़ी की सुइयों की गति। प्यारे विद्यार्थियों हमारे घड़ी की जो सुई है ये एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इसमें एकदम सीधा है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बार बार कभी क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है। अब वो ही क्वेश्चन है लेकिन उसको फिरा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट। अभी शायद इससे 1-2 पेपर पहले ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एग्जाम में कुछ नहीं कर रहे लोग, एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से मॉडिफाई करके ये पूछते हैं। प्रशांत जी अभी तो ठीक चल रही है क्लास, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा कुछ सेटिंगें चेंज की है तो मेरे यहां से क्लास ठीक चल रही है। बाकी सभी बच्चे क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा, अभी तक तो ठीक है मामला। क्वेश्चन नंबर 5, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन रिक्त स्थान से अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी की बात हो रही है दोस्तों। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन रिक्त स्थान से अधिक अभिक्रियाशील है। जो भी कोर्स आपने लिया होगा मेरे दोस्त, आपको वो टेस्ट पेपर हम ऐड करवा देंगे। प्लीज फालतू का मैसेज नहीं, आपने जो भी कोर्स लिया होगा उसमें हम 50 टेस्ट पेपर ऐड करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप पहले ये भी तो टेस्ट पेपर ही है, इतने सारे दुनिया भर के टेस्ट पेपर करा रहा हूं। चलिए दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूं एक सक्रियता श्रेणी है वो याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। प्यारे विद्यार्थियों
ये है सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम। ये है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम है ये है सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है, ये है घटता हुआ क्रम है दोस्तों। अब सुनिए, वहां पूछा है कि आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ये रहा आयरन, लोहा, लोहा ये रहा, लोहा से ज्यादा है ना। तो देखो कॉपर नीचे है, कॉपर देखो नीचे है, ये कम क्रियाशील है। इसके बाद सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन रिक्त स्थान से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन जो है ना, आयरन आयरन जो है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है आयरन। तो ऑप्शन में आपको प्लीज यहां पे कॉपर टिक करना पड़ेगा। किससे ज्यादा है पूछ रहा है, किससे ज्यादा है, नहीं 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 नहीं, बात क्वेश्चन को समझिए। आयरन रिक्त स्थान से अधिक अभिक्रियाशील है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। वो ये कह रहा है कि जो लोहा है ये किससे ज्यादा क्रियाशील है। दोस्तों लोहे के ऊपर जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तो ऊपर है, ये लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। वो ये पूछ रहा है कि लोहा किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। एक बार आराम से इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का सही जवाब कॉपर होगा। दोस्तों वो जो 4 बजे वाली जो क्लास है ग्रुप डी वाली, मेरा भाई थोड़ा सा हमने आज मैंने एयरटेल वाला भी बुलाया है, तो मैं इसको चेंज करा रहा हूं इंटरनेट को। तो जब मुझे लग जाएगा कि मेरी तरफ से इंटरनेट जो है बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, तभी मैं आपकी 4 बजे वाली क्लास चालू कर दूंगा। थोड़ा सा आपका 1-2 दिन में आपको हम नया इंटरनेट लगा रहे हैं, अब इसमें दिक्कत आ रही है तो देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही सही हो जाएगा ग्रुप डी का आपका पेपर भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, आराम से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बनाए हैं, एनसीईआरटी से उठाए पूरा पेपर। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। पहला दोस्तों, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जल बनता है। जी हां, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन, मीथेन का दहन कर रहे हैं तो यहां पे CO2 और जल बनता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। आगे दोस्तों सिल्वर क्लोराइड, मैं आपको बताऊं, सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है दो हिस्सों में, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो है ना, ये अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों ये अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय अवघटन, इसको बोलते हैं प्रकाशीय अवघटन, इसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के अंदर है, सीधा सीधा उदाहरण। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर खोल के देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड जब हम इसको प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं ना तो ये दो हिस्सों में टूटेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ये अवघटन अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है जिसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों एक सीधा क्वेश्चन है, एकदम सीधा क्वेश्चन है। दोस्तों आपने देखा होगा ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी होता है। एक छोटी सी परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पी को जोड़ते, इनको आपस में जोड़ती है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा
जो वक्रता केंद्र सी और पोल को कनेक्ट कर देती है, इस काल्पनिक रेखा को प्रिंसिपल लाइन मतलब मुख्य अक्ष कहा जाता है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र सी और ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम प्रिंसिपल लाइन या मुख्य अक्ष के नाम से पुकारते हैं। देखिए दोस्त, परिभाषा पूछी गई है, ऐसे नहीं है कि छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे भाई, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। और आप खुद देख लीजिए, यहां पर मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछी है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, अगर वो मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछ सकता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए भाई, ये लेटेस्ट पेपर है, एकदम लेटेस्ट पेपर है 2024 के। अगर वो मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछ रहा है तो वो कोई सी भी परिभाषा उठा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, नंबर एक बात, सबसे पहले क्या आप पोल की परिभाषा बता सकते हो? पोल किसे कहते हैं? और ये परिभाषा ग्रुप डी में पूछी है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पोल की परिभाषा बोलिए। ध्रुव किसे कहते हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पोल की परिभाषा ग्रुप डी में पूछी है। पोल, ध्रुव की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, पोल किसको कहते हैं? यह हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। यह हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। सुन लीजिए यार, जब मैं आपको साथ के साथ ये कह रहा हूं, जब वो मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछ सकता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। पोल किसे कहते हैं? यह है हमारा द्वारक मतलब परावर्तक पृष्ठ। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, इसके केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं दोस्तों, पोल या ध्रुव कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं पूछता हूं दूसरी परिभाषा आपसे, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी की परिभाषा पूछता हूं। वक्रता केंद्र सी की परिभाषा आपको बोलनी है। वक्रता केंद्र सी की परिभाषा। अरे भाई इसका उत्तर तो बी है, इसको तो छोड़िए। मैं आपसे वक्रता केंद्र सी की परिभाषा पूछ रहा हूं। तो वक्रता केंद्र सी की परिभाषा एक्स से बोल दीजिए। बोल दीजिए ये कोई खोखला, ये कांच का खोखला बॉक्स है, एक तरह से एक कांच का खोखला केंद्र है। तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इस खोखले गोले का, यह है एक खोखला गोला। तो प्यारे विद्यार्थियों, कांच का हो सकता है, किसी और भी चीज का हो सकता है। खोखले गोले के केंद्र को, केंद्र बिंदु को, केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। दोस्तों जब हम दर्पण बनाते हैं तो दर्पण बनाने से पहले एक कांच का खोखला गोला ले लिया जाता है। तो उस खोखले गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम वक्रता केंद्र सी कहते हैं। इसी तरह से आप इन सबको परिभाषित आपको करना पड़ेगा। जैसे ये आपसे फोकस दूरी पूछूं तो फोकस दूरी होती है पोल और फोकस के बीच की दूरी। पोल 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 और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दूसरा, वक्रता त्रिज्या। पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह भी पता होगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई, चाहे क्वेश्चन छोटे हो चाहे बड़े हो। सर बायोलॉजी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की क्लास क्यों बंद कर दी? चालू कर दो ना प्लीज। ठीक है नीरज जी भाई, कर देंगे उसको भी चालू, है ना। आपको ग्रुप डी के पेपर भी करवाए, आपको नए पेपर भी करवाए। भैया दादा, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, 2 बजे आता हूँ स्कूल से, है ना। और उसके बाद 2 घंटे आपकी यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ। हाँ, पहले मुझे ये कर लेने दो, उसके बाद में मैं वापस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी मेरे पास जितना टाइम है वो मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथीलियमी ऊतक की विशेषता नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है, तुक्का नहीं लगेगा इस क्वेश्चन पर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को वो ही स्टूडेंट्स करेगा जिसने विज्ञान को अच्छे से पढ़ा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर 4 प्रकार के ऊतक हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
एपिथेलियमी ऊतक जिसको आप उपकला ऊतक बोलते हो। नंबर दूसरा आपका संयोजी ऊतक। नंबर 3 पर आता है पेशीय ऊतक और नंबर 4 पर आता है हमारा तंत्रिका ऊतक। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, एपिथेलियमी ऊतक कवरिंग टिश्यू मतलब किसी भी चीज के ऊपर पाए जाने वाला ये ऊतक होता है। एपिथेलियमी ऊतक कवरिंग टिश्यू इसे कहते हैं। सुनिए, जैसे ये हमारा ब्लड बह रहा है तो हमारी सिरा और धमनियों के ऊपर ऐसे कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, हमारी त्वचा के ऊपर ये कवरिंग। अब पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि जो एपिथेलियम ऊतक है ना, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। इसका मतलब आपने एपिथेलियमी ऊतक को अच्छे से पढ़ा होगा, तब आप इसकी विशेषता बता पाओगे। दोस्तों नंबर 1, इनमें कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। यह एक दूसरे से सटे होते हैं। यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है 8वें नंबर का। हाँ भाई, देख अब बात को सुनो। दोस्तों ये जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं ना, पहली बात तो ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। पहले एक एक समझ लो। एपिथेलियमी जो ऊतक होते हैं ना, ये एक दूसरे से सटे रहते हैं। अब आप ऐसे समझो, अगर ये एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इनके बीच का जो गैप है ना वो नहीं होगा। नंबर 1 बिल्कुल सही बात है कि ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, है ना, ये लाइन एकदम सही है। अगर ये एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इनके बीच का गैप नहीं है, इनमें गैप नहीं होता, मतलब इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ये लाइन भी सही है। नंबर 2 लाइनें बिल्कुल सही है। और तीसरी लाइन ये है कि यह शरीर की अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारा कोई अंग है, उसके ऊपर जैसे त्वचा है, त्वचा के ऊपर पाया जाता है उपकला ऊतक। जैसे हमारी गुहिकाएं हैं, उनके ऊपर पाई जाती है। ये भी लाइन एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर गलत लाइन है तो वो ये है, ये ही इसका जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। वी नहीं भाई, इन कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। देखो अब मैं आपकी छोटी सी बात बताऊंगा, धैर्य रखना। दोस्तों आपके पास फिर कह रहा हूं, अभी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है एपिथेलियमी ऊतक का। रुको 1 मिनट दोस्त, ये चीजें ना आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और अच्छे से मतलब है कि चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट, देखो जो चीजें आप ढूंढना चाह रहे हो ना वो सब चीजें आपकी इसमें है। इसलिए हम तो आपको एक ही सलाह बार बार दे रहे हैं, अगर आपके पास अभी भी टाइम हो तो आप प्लीज इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से सुनो। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे दीजिए और मैं आपको ये कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखना। देखिए एपिथेलियमी ऊतक, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी, ध्यान से सुनना। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। देखिए लाइन को समझना, जंतु के शरीर को ढकने मतलब हमारी त्वचा के ऊपर पाई जाती है। ये जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा करने वाले ऊतकों को एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। लीजिए लाइन, ये लो ऑप्शन यहां से उठाता है ऑप्शन। कोई कहते ना ये बना कहां से है क्वेश्चन, आप विद सबूत देखिए कि यही ऑप्शन वहां पर सेट कर दिया। दोस्तों एपिथेलियमी जो ऊतक है ना, ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये एक तो यहां पर ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है, लाइन सही है। नंबर 2,
ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करके करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। देखो हमारी त्वचा के ऊपर, मुंह में, आहार नली में, रक्त वाहिनी में, नली के स्तर, फेफड़ों की कूपिका, ब्रकीय नली आदि सभी में एपिथेलियमी ऊतक के बने होते हैं। भाई साहब इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दूसरा पेपर आ रहा होगा ना तो पूछेगा वो कि त्वचा पे कौन सा ऊतक पाया जाता है। मुंह में, जैसे मुंह अंदर की तरफ एपिथेलियम, आहार नली में, रक्त वाहिनियों में, नलियों के ऊपर, जैसे मान ली कोई भी नली है उसके ऊपर कवरिंग, फेफड़ों की कूपिका, ये क्वेश्चन तो आ गया था, पहले आ गया। हमारी जो कूपिकाएं होती है, कूपिकाओं के चारों ओर ब्रकीय नली, किडनी की जो नली होती है उनके चारों ओर एपिथेलियमी ऊतक पाए जाते हैं। सुनिए, देखो अगला ऑप्शन, एपिथेलियमी ऊतक की जो कोशिकाएं है एक दूसरे से सटी होती है, ये रहा, एक दूसरे से सटी होती है। मेरे भाई, मेरे जितने भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं और आप इस पेपर को देख रहे होंगे, प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। देखिए, यह एक दूसरे से सटी होती है, यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। और एक और ऑप्शन और बता देता हूं, एक और ऑप्शन देखो, देखो देखो, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है जो स्पष्ट पदार्थ शरीर में प्रवेश से बाहर निकलता है। यह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य, इसके फलस्वरूप भिन्नता एपिकोशिका का बीच में पारगम्यता, इसको छोड़िए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, एक जो ना अभी एक लाइन और है, अंतर कोश के स्थान नहीं पाया जाता, वो भी है इसमें, इसी के अंदर है वो लाइन भी कि इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, वो वाला ऑप्शन भी इसमें है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा जो है ये आपका बना हुआ है आपके किससे, आठवां जो क्वेश्चन है ये एपिथेलियम ऊतक का क्वेश्चन है पूरा। मेरा कहने का मतलब ये ना, नौवीं की जो किताबें 10वीं की है ना, एक बार आपको इन किताबों को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास समय हो तो हर दिन कह रहा हूं, एक बार आपको एनसीईआरटी की किताब ऐसे पढ़नी पड़ेगी। देखो, यूं पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई, पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होते ही जाएंगे। आपको एक बार तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसे फेरनी है एनसीईआरटी, और उसके लिए टाइम चाहिए। अब आप तुक्का मारो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको एक बार नौवीं 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एकदम सीधा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो आराम से दोस्तों। पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तावे तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक परिभाषा है ये, पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तावे के तार के बेलन की आकृति की, ये जो है ये हमारी होती है परिनालिका। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम परिनालिका कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका। एक छोटी सी लाइन है, उसको आप अच्छे से याद करके जाना। जब भी कभी परिनालिका की बात हो, परिनालिका एक प्रकार का चुंबकी है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता है जो शायद आपको पता लगी होगी। परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर एक समान, अंदर हर जगह पर, हर जगह पर दोस्तों, चुंबक में क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, बीच में बिल्कुल एकदम नगण्य होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान, ये लाइन याद करके जाना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। परिनालिका के भीतर चाहे कहीं भी चेक कर लो, यहां 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 हर जगह पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबक में ऐसा नहीं होता है, चुंबक में ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, बीच में एकदम नगण्य होता है।
आठ में तो वी हो जाएगा ना। 8 में पूछ रहा है एपिथीलियम ऊतक की विशेषता नहीं है, इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। एक बार चेक कर लो बाकी का भाई साहब। ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों सही है, और एक बार आप देख सकते हो। बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑप्शन ए तो सही है, सभी ऑप्शन सही है। इसको एक बार और चेक कर लेना, इसको और चेक कर लेंगे। बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है, ये और चेक कर लूंगा बी ऑप्शन। बाकी का ऊपर वाले 3 ऑप्शन जो है वो तो एकदम परफेक्ट है। सैनी भाई एक बार बी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। हाँ बी ऑप्शन भी लिखा हुआ है इसमें, बी ऑप्शन भी लिखा हुआ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक लाइन और मैं आपको बता दूं। देखो एक भाई सही कह रहा है, इसका बी ऑप्शन भी यहां लिखा हुआ है। देखो 8वें क्वेश्चन को एक बार और देखो, यहां पर लिखा हुआ है सामान्यतः सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है, ये लाइन भी यहां पर लिखी गई है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर कोई ये कहे जी हां ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इनमें कोई अंतर कोश के स्थान नहीं होता, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। अगर आप इसको जब अच्छे लेवल पे पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो 100% गारंटी के साथ ऑप्शन नंबर ए भी सही है। एक मिनट इसको और चेक कर लीजिए, एपिथीलियम ऊतक का जो ए ऑप्शन है, ये भाई साहब ऐसे तुक्का नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों में। अगर कोई ये बैठ के बैठा हो कि मैं इसको उठा के तुक्का मार दूंगा, नहीं लगेंगे तुक्का। उपकला ऊतक सही है भाई साहब, इनके बीच अंतरकोश के स्थान नहीं होता है, साफ साफ लिखा है। कक्षा 11वीं के अंदर लिखा है साफ साफ कि इनके बीच अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता है। जी हां, चारों ही सही है। नहीं भाई साहब, ए 1%, ये ऑप्शन नंबर 1000% सही है, 1000% सही है। ऑप्शन नंबर 1000% सही है। अरे तो दादा, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 1 भी 1000% सही है। मैं लेके बैठा हूं एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की किताब, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं के अंदर, इसलिए कोई बात नहीं। आप इसको ये बोल दो कि भाई साहब चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से ये मत बोलो कि ये ऑप्शन गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल 9वीं की क्लास से ही सब कुछ सही हो जाए, है ना। बाकी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर चारों ही कथन सही है, बिल्कुल कह सकते हो आप। ए वाले को गलत मत करना, फिर बोल रहा हूं, जितने भी भाई इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, ए को गलत मत करना। दोस्तों जो एपिथीलियमी ऊतक होते हैं उनमें अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता है, ये भी एकदम सही है। बस कहानी खत्म हुई। जी हां मेरे पास है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की है। एनसीईआरटी कक्षा 11 की के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि इनमें अंतरकोश के स्थान नहीं होता है दोस्तों।
है ना। तो इसको तो छोड़ो, इसके तो चारों ही ऑप्शन सही है। रेलवे इसका नाम। चलिए और देख लूंगा मैं इसको, है ना। बाकी का चारों ऑप्शन सही है। चलिए और देख लो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, इसको छोड़िए। ये जो है, ये एक है, बीच में ही जीके का क्वेश्चन फंसा दिया इन्होंने, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के एक चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये लाइन सही है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन L अपॉन ए इसको दिखा सकते हैं। L अपॉन ए से इसको लिख सकते हैं। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी छोड़िए, एक जीके का क्वेश्चन फंसा दिया बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कोशिका। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, तुक्का मत देना। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता? दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एक बार आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस पे क्या करते हैं? तुक्का मारते हैं। या तो आपको, देखो मैं फिर कह रहा हूं, या तो आपको चीज की परफेक्ट नॉलेज हो तो जवाब दो, नहीं तो यहां पे आप तुक्का मारो। भैया व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, एम के मीणा भाई, मेरा डाबरा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। हर चीज यहां डाल रहा हूं मैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। आपको जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है मैं यहां दे रहा हूं आपको। दोस्तों, ये जो हमारी, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर ये आपकी हो गई रसधानी, तो इसमें कौन सी चीज जमा नहीं होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर शर्करा जमा नहीं होती है, शुगर या शर्करा। ये जाती है मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जी हाँ, ये जो है ना शर्करा जो है, ये मेनली कहां जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, जहां पे नहीं नहीं, शर्करा ही इसका जवाब रहेगा। या तो मैं कह रहा हूं तुक्का मत दो। देखो मैं आपको एक चीज बोला, सबसे बढ़िया बात, या तो आप करो ही मत हो। मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है, या जो क्वेश्चन आपने नहीं सुना हो, आपको यह लग रहा हो कि सर ये हमने नहीं सुना, तो मेरा भाई पहली कि आप उसको छोड़ो, मेरी जो बात है। क्योंकि बहुत सी बार हम कर देते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने सुनी नहीं है, तो कोशिश करो उसको छोड़िए। बाकी का मैं इस क्वेश्चन है, जो रसधानियां होती है अपनी, जो आपने पादप कोशिका देखी है, पादप कोशिकाओं के अंदर होती है रसधानियां।
रसधानियों में ये चीज स्टोर नहीं होती है, शर्करा स्टोर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन का चयन करो। आप आराम से पढ़ो। यहां पर परागण की परिभाषा लिखिए। परागण, परागण की प्रक्रिया में पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर होना परागण कहलाता है। एक बार परागण की परिभाषा पढ़िए एक बार। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, यह है मादा जननांग, यह है मादा जननांग। ये सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, बीच में क्या है? वर्तिका, और ये क्या है? अंडाशय। ध्यान से सुन मेरा भाई, यहां पर मैं आपको ये स्त्री केसर, ये तो हो गया नीचे वाला तो स्त्री केसर, और ये हो गया पुंकेसर। ये ऊपर है ना, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और इस परागकोश में होते हैं परागकण, 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 परागकण। इसमें होते हैं परागकण। प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषाएं ध्यान से सुन लीजिए। परागकणों का, परागकणों का, परागकणों का, परागकणों का, परागकणों का, ये है परागकण। परागकणों का परागकोश से, परागकोश से, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। भैया ध्यान रखना, किस कहां तक प्यारे? वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये ही परागण की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए ये परागण की परिभाषा हो गई। देखिए दोस्तों, ये है परागकण अंदर, जैसे अपने अंदर शुक्राणु होते हैं ना, ऐसे नहीं होते परागकण। तो ये परागकण कहां पर आएंगे? वर्तिकाग्र पर। ये परागकण कहां पे आएंगे? वर्तिकाग्र पर। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये परागण की परिभाषा है। अब परागण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागण, जो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, स्वयं परागण। एक होता है पर परागण, जो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका पीएच का मान सबसे कम होता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, इसको चेक करो एक बार। देखिए सैनी जी, आप भी जो बात बोल रहे हो वो मैं भी बोल सकता हूं। देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको सुना दूं, जितने भी भाई अभी, देखो आपको एक बात बताऊं, रेलवे ने अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा, हाँ सैनी जी सुन लीजिए भाई साहब, ज्ञानी चंद सुनो एक बार, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो रेलवे डिलीट करती है ना? बिल्कुल एक भाई सही कह रहा है कि हम जब एनसीईआरटी पे जाएंगे, हाँ हाँ पता है मुझे दादा, एनसीईआरटी में जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो कोशिका वाले चैप्टर में रसधानी वाला टॉपिक है रसधानी वाला। तो जब आप वहां पे देखोगे ना, तो वहां पर ये लिखा है, मैं बोल रहा हूं वो लाइन सुन लीजिए आप। रसधानी मेनली पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगी, और रसधानियों के अंदर आपको शर्करा भी मौजूद मिलेगी। जी हां, लिखा है वहां पर। और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी वहां पाया जाता है। जी हां, ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी है जो मैं बोल रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ना,
अब करे क्या इनका, ये इनकी मर्जी है कि ये ऐसे ऑप्शन देते हैं कि ये मराने का काम करते हैं लोग। प्यारे विद्यार्थियों, ये लोको पायलट का ही पेपर है। अगर मैं ये कहूं कि एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ ये लिखा है, अगर आप खोल के देख लीजिए, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप एनसीईआरटी कक्षा 9, मैं बता रहा हूं आपको जगह, एनसीईआरटी कक्षा 9 कोशिका वाला चैप्टर है, और कोशिका वाले चैप्टर में रसधानी अलग से लिखी गई है, अलग से वर्णन दे रखा है रसधानी का। जी हां, सुनिए मेरी बात। और वहां पर यह साफ साफ लिखा है कि इस रसधानी के अंदर ये पदार्थ जमा होते हैं। जी हां, उसमें खनिज लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल और कुछ मात्रा में प्रोटीन के बारे में भी लिखा हुआ है। अब बताओ मैं क्या करे इसका जवाब, आप खुद बताइए। मैं एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूं कि खाद्य रसधानियों में खनिज लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होती है। अब बताइए हम क्या दें इसका जवाब। मैं तो कहूं फिर भी दोबारा, चारों है ऑप्शन में, और एनसीईआरटी इसका स्रोत है। एनसीईआरटी में लिखा है कि चारों है ना। तो आगे के लिए तो मैं ये लाइन आपको लिख रहा हूं, इन्होंने इसका उत्तर शर्करा माना है, मैं ये भी कह रहा हूं इन लोगों ने इसका क्वेश्चन शर्करा माना है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये चारों ही चीजें एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि चारों चीजें रसधानी में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार चेक करो। जटर रस का जो पीएच का मान होता है वो मेनली 1.5 होता है, अगर फिक्स बात करो तो। लगभग नींबू का रस का पीएच का मान लगभग 2.4 से 2.5 भी लिख सकते हैं। ब्लड का पीएच का मान 7.4 होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान 10 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे जो ऑप्शन दिए हैं, जटर रस जो है मेनली आमाशय से निकलता है। वैसे परफेक्ट आंसर इसका इसका परफेक्ट आंसर जो है वो जठर रस है। इसका पीएच का मान 1.5 है, लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जठर रस का पीएच का मान 1.5 से 3.5 तक हो सकता है, 3.5 तक हो सकता है। लेकिन यहां पर जवाब इसका ए राइट लगेगा, जठर रस। ये आपके आमाशय से निकलता है। जठर रस कहां से निकलता है? आमाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पिंड पर लगने वाला 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में, देखिए बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। बल लग रहा है 10 न्यूटन दोस्तों, बल लग रहा है 10 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 2 मीटर उसी दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। तो किया गया कार्य क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। प्यारे विद्यार्थियों, 10 इंटू 2 सीधा क्वेश्चन है, 20 जूल कार्य होगा। बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, जिधर बल उधर ही विस्थापन, किया गया कार्य जो होगा वो होगा 20 जूल। 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 18, प्यारे विद्यार्थियों, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी बोले तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम। प्यारे विद्यार्थियों, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? दोस्तों ये है 10वीं की एनसीईआरटी में। तो प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में है। मलेरिया परजीवी बोले तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म पाया जाता है? यह अच्छा क्वेश्चन है, कौन देगा इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब कौन देगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब कौन देगा?
हाँ भाई, बताइए प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर में 19 की बात करूं, तो देखिए इसको आप करोगे कैसे। जो स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते वो तो सीखिए, ये क्वेश्चन होगा कैसे। प्यारे विद्यार्थियों देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। एक और नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। ध्यान से सुनो यार, ठीक है आप जानते हो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक और कुछ तो सीख लीजिए। दोस्तों नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इधर यहां पर भी नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। दोनों अभी अस्थायी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इनको स्थायी होना है तो ये लोग क्या करेंगे, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, ये दोनों नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, 1 2 और 3। ठीक है, इधर वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा। अब बताओ इनके पास कितने कितने बचे, इसके पास बच गए 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। ध्यान से सुनना, 5 में से, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, 5 में से, मेरे भाई सुन मेरी बात, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख, 2 2 बच गए। अब सुनिए, इसके पास हो गए 6 और 2 8 हो गए। दोनों पे, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का हक होता है, बीच वाले इलेक्ट्रॉनों पे दोनों का हक होता है। और इधर भी देखिए, इस पर भी 2 तो वो और 6 ये हो गए 8। प्यारे विद्यार्थियों, बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक डंडा काम में लेता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक डंडा काम में लेता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक डंडा काम में लेता है। इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार का सह संयोजक बंध है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो इसको हम सह संयोजक बंध बोलते हैं, सह संयोजक बंध बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन नहीं दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। जी हां दोस्तों, तो ये थे आपके इस पेपर के जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो मैंने आपको करा दिए हैं। मेन चीज है चीजों को सीखना, क्लियरिटी करना, धीरे धीरे इन चीजों को नोट करिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो आप, एक बैच हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको किताब वगैरह सब कुछ एक ही बैच में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों एक ऐसा बैच जिसके अंदर हम आपको लाइव रिकॉर्डेड, इसके अलावा उसमें 50 टेस्ट पेपर, वहां पे आपकी दोनों किताबें, उसका डिलीवरी चार्ज, ये पूरा साइंस का जितना भी मेरे पास सब जो कुछ भी है वो इस बैच में हमने दे दिया है। ये पूरा बैच लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी दे रहा हूं, दोनों किताबें दे रहा हूं, 50 टेस्ट पेपर भी होंगे, 1 साल की वैलिडिटी होगी, डिलीवरी चार्ज भी इसी में ऐड है। करेंगे धीरे धीरे, फोटो के भी क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे दोस्तों। और कोशिश करिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को साक्ष्य मानते हुए आप इन चीजों को सेट कर लीजिए। अगर किताब मंगाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, आप एप्लीकेशन पे जाके जो आपको उपलब्ध है वो आप मंगा लीजिए। बाकी का मिलते हैं कल 8 बजे दोस्तों। वो ग्रुप डी वाली जो क्लास है, ग्रुप डी वाली जो क्लास है 4 से 5, वो क्लास मैंने इंटरनेट की वजह से रोक रखी है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे ही चीजें सही होंगी वो क्लास भी हम आपको करा देंगे प्रोवाइड। किताब हम हमारी एप्लीकेशन से ही भेज रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।